और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि दफ्तर सील हो गया राहुल सोनिया का। क्या अब गिरफ्तारी होगी? विजुअल दीजिए। सबसे बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दफ्तर पर ताला लगा दिया है। उस बिल्डिंग की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो राहुल सोनिया का दफ्तर जिस बिल्डिंग में था, की तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं, ये है हेराल्ड हाउस लिखा है। ये है हेराल्ड हाउस, नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग। इसी बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर सोनिया और राहुल का ऑफिस था। आइए अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं जो नोटिस लगाई गई है दफ्तर सील की, वो है ये नोटिस। ईडी लिखा हुआ है। ईडी ने ये नोटिस लगा दिया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के दफ्तर पर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं यंग इंडियन, ये है राहुल सोनिया का ऑफिस। और ये देखिए चेन में ताले पे पूरा लपेट दिया गया है। चेन लगा दी गई है कि दफ्तर अब खुलेगा नहीं। पूरी तरह से ईडी का सील है। राहुल सोनिया का यंग इंडियन का दफ्तर सील कर दिया गया। दोनों के इस दफ्तर में 38% की हिस्सेदारी है। यही मामला सीधे करप्शन से जुड़ा है, यह भी आगे बताएंगे। अगली तस्वीर दिखाई। ये जो आप तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, ये नोटिस की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पूरा एक्शन जो हुआ, कहां एक्शन हुआ है, राहुल सोनिया के लिए कितना बड़ा झटका है और आगे की कार्रवाई क्या होगी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं हेराल्ड हाउस। इसी तरह चेन और ताले के साथ बांध दिया गया इसे, अब नहीं खुलेगा ये। नेशनल हेराल्ड केस में फुल एक्शन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। सोनिया और राहुल की संपत्ति को सील कर दिया गया है। दिल्ली में आईटीओ है और आईटीओ के पास है नेशनल हेराल्ड हाउस। हेराल्ड की बिल्डिंग में आपको बताऊं राहुल गांधी और सोनिया गांधी का दफ्तर है। 100 करोड़ की संपत्ति को सील किया गया है। इसे सील करना, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर सील हुआ है। और ये जो राहुल सोनिया की कंपनी है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, ये वही कंपनी है। नेशनल हेराल्ड की चौथी मंजिल पर 4th फ्लोर पर यह ऑफिस था। बिना इजाजत अब दफ्तर ना खोलने के निर्देश है बाकायदा। साथ ही साथ ईडी का जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप है राहुल सोनिया पर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने यह बड़ा एक्शन लिया है। लगातार दूसरे दिन ईडी की यह कार्रवाई हुई है और कल 16 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। 10 जनपद के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। सोनिया गांधी के घर की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है और राहुल के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस के मुख्यालय की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ईडी के एक्शन के बाद कांग्रेस बड़ी बैठक कर रही है। कांग्रेस में हाय तौबा मचा है। कांग्रेस दफ्तर तमाम दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। अनुज वहां मौजूद थे जिस वक्त सील लगाई गई। राहुल सोनिया का दफ्तर ईडी ने जब सील किया, अनुज की रिपोर्ट देखिए जरा। ये वो पर्चा है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये डिक्लेयर करा जाता है कि अब इस प्रेमिसेस को जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता है, इट इज हेयर बाय ऑर्डर, ये आदेश दिया जाता है दैट दिस प्रेमिसेस नॉट बी ओपन। ये प्रेमिसेस नहीं खोला जाएगा, ये जगह नहीं खोली जाएगी जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता है। विदाउट प्रायर परमिशन, जब तक कोई परमिशन नहीं दे दी जाती है फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जब तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा कोई परमिशन नहीं दी जाती है, ये प्रेमिसेस, ये जो जगह है, ये नहीं खोला जाएगा। जो हेराल्ड हाउस कहा जाता है जिस बिल्डिंग को, उसको सील कर दिया गया है। देखिए हमने नोटिस आपको दिखाया। नोटिस यहाँ चस्पा करा गया है कि किसी भी परमिशन के बिना, जब तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से परमिशन नहीं आ जाती है, उसके पहले किसी को भी ये परमिशन नहीं है कि वो इस दफ्तर को खोल सके या यहाँ पे कोई भी कार्रवाई हो सके। तो एक बार तस्वीरें फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। मैं ग्राउंड फ्लोर पे इस समय मौजूद हूँ। ये वो रास्ता है जो चौथे माले की तरफ जाता है। चौथे माले पे ये दफ्तर है जो बंद करा गया है। तो अनुज की आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस के सारे बड़े नेता एक साथ देखिए गाड़ियां पकड़कर फौरन कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। अब देखिए इधर से दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, पी चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद, पवन बंसल, ये सारे बड़े नेता कांग्रेस ऑफिस पहुंच गए हैं इस एक्शन के बाद। इससे पहले इन नेताओं को आपने देखा होगा जब राहुल सोनिया से पूछताछ हुई थी, तब ये नेता पहुंचे थे। तो सवाल ये, ईडी जिस तरह से एक्शन ले रही है, संजय राउत गिरफ्तार हो चुके, पार्थ चटर्जी और अर्पिता गिरफ्त में है, क्या अब गिरफ्तारी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो सकती है क्या? देखिए रिपोर्ट।
जो भी करना है उसके लिए आपको बताना पड़ता है। जिसके विरोध में आप कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको बताना पड़ता है। उनकी मंशा यही है कि एक दहशत पैदा करे, डराए और डरा कर सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करे। ना हम डरने वाले न झुकने वाले। हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुके और डरे तो इस सरकार को एक्शन के बाद पूरी कांग्रेस भन्ना गई है। कांग्रेस को बस इसी बात का डर था। पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी ने घंटों पूछताछ की और अब वाड्रा कांग्रेस का दफ्तर भी सील कर दिया। तो क्या अब आखिरी कार्रवाई, अंतिम कार्रवाई राहुल और सोनिया की गिरफ्तारी की भी हो सकती है? हजारों करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में क्या अब सोनिया और राहुल भी जेल जा सकते हैं? नेशनल हेराल्ड मामले को कोर्ट तक ले जाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी राहुल और सोनिया की गिरफ्तारी की बात कई बार दोहरा चुके हैं। उन्होंने फ्रॉड किया है फॉरेन एक्सचेंज का, क्योंकि ये कहाँ है अकाउंट, तो इसीलिए वो पकड़े गए और इसमें कोई रास्ता नहीं है। इनको जरूर सजा होगी और सख्त सजा होगी, क्योंकि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो मनी लॉन्ड्रिंग का होता है उसमें सजा बहुत सख्त होती है। तो स्वामी के हिसाब से ईडी अगर वाड्रा गांधी परिवार को अरेस्ट करती है तो ये ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। तो आइए, मैं क्यों कह रहा हूं कि परिस्थितियां ये जो बन रही हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की क्या गिरफ्तारी हो सकती है। इस मामले को कुछ लोग बहुत हल्के में ले रहे थे, लेकिन ये इतना हल्का है नहीं। सवाल ये है कि राहुल सोनिया से पूछताछ के बाद ये छापेमारी हुई है, क्या ईडी को सवालों के जवाब नहीं मिले? नेशनल हेराल्ड केस में कल 16 जगहों पर रेड की थी ईडी ने, 16 ठिकानों पर, और सबूतों की तलाश में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। इसीलिए आज सोनिया राहुल के दफ्तर को सील किया है कि यहां कोई जा ना पाए। यहां भी कल ईडी ने रेड की थी, मनी ट्रेल की तलाश में दस्तावेज की खोज हो रही है। छापेमारी के बाद राहुल सोनिया का दफ्तर भी सील कर दिया गया है। राहुल से आपको याद होगा 4 दिन में 50 घंटे तक सवाल जवाब किए थे ईडी ने। सोनिया से 3 दिन में 12 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब हुए थे। सोनिया से अब तक 100 सवाल पूछे गए हैं, कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राहुल और सोनिया के जवाबों से मुतमईन नहीं है। राहुल की तरह ही सोनिया ने भी जवाब दिए हैं। दोनों ने मोतीलाल वोरा का नाम लिया है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पैसों का लेन देन मोतीलाल वोरा ही दरअसल देखते थे और मोतीलाल वोरा का निधन हो चुका है, इसलिए खड़गे और बंसल ने भी वोरा का नाम लिया है। इन दोनों से भी पूछताछ हो चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से। आइए अब आपको सुनवाता हूं। ईडी ने सोनिया राहुल का दफ्तर सील कर दिया तो कांग्रेस बौखला गई, सियासी भूचाल आ गया। सुनिए जरा। 24 नंबर अकबर रोड के सामने, 10 जनपद के सामने, 12 तुगलक लेन के सामने किस तरीके से दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बल हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स, सोनिया गांधी जी की रेजिडेंस और राहुल गांधी जी के मकान को भी घेर लिया है। कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से एकदम से पुलिस को, एकदम से केंद्र सरकार को कुछ करना पड़े, सिवाय इसके कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को हम लोगों ने प्रधानमंत्री निवास के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोगों ने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। जो भी करना है उसके लिए आपको बताना पड़ता है। जिसके विरोध में आप कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको बताना पड़ता है। उसके पास जो भी फिर उसके बाद जो कार्रवाई करने की जो इच्छा होती है वो कार्रवाई करते हैं। यदि सहयोग का कोई सवाल नहीं है, देखिए ऐसा है, जो कानून में जो कदम उठाए जाते हैं वो हमको, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमको कानून के मुताबिक उनका जवाब भी देना होता है, तो हम कानून के मुताबिक जवाब। पुलिस ने घेराव डाल के रखा है राहुल गांधी जी के मकान को और सोनिया गांधी जी के मकान को, और उनकी मंशा यही है कि एक दहशत पैदा करे, डराए और डरा कर सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करे, और वो एक पार्टी की सत्ता चलाना चाहते हैं।
राजनीतिक देश बदले की भावना से ईडी अपने प्रतिद्वंदियों को नाराज कर रही है। न हम डरने वाले न झुकने वाले। हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुके और डरे तो इस सरकार के सामने। आइए, आपने सुन लिया कांग्रेसी नेताओं को। अब बताते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जयराम रमेश क्या कह रहे हैं ये कांग्रेस दफ्तर बंद होने के बाद। देखिए जरा, ये नेशनल हेराल्ड आप देख रहे हैं। जयराम रमेश ने लिखा, ईडी के एक्शन पर कांग्रेस इस वक्त भड़क गई है। जयराम रमेश का केंद्र पर सीधे सीधे निशाना है। उन्होंने कहा, पुलिस ने सोनिया राहुल के घर को घेरा है, हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। ये बदले की राजनीति का सबसे खराब रूप है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर को घेरा है, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहेंगे। महंगाई बेरोजगारी पर आंदोलन से सरकार डर गई है। 5 अगस्त को हमारा आंदोलन होकर रहेगा। अशोक गहलोत ने लिखा, ईडी के एक्शन पर गहलोत भी भड़क गए। उन्होंने लिखा, कांग्रेस मुख्यालय 10 जनपद पुलिस छावनी बनाई गई है। आज की कार्रवाई अघोषित आपातकाल है। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को जबरन सील कर दिया गया है। यह अशोक गहलोत का ट्वीट था। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कैसे सुरक्षा बढ़ाई गई है, चाहे वो हेराल्ड हाउस हो या कांग्रेस दफ्तर हो। ये आप देख रहे हैं, हेराल्ड हाउस में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनके अंदर के सिक्योरिटी गार्ड्स को आप देख रहे हैं, बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस ऑफिस है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर भी सीआरपी लगा दी गई है। कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच रहे थे। दिल्ली पुलिस भी खड़ी कर दी गई है। धारा 144 लगा दिया गया। इसका मतलब सिर्फ ये था, मकसद कि कांग्रेसी कार्यकर्ता किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रॉब्लम खड़ी ना कर दें। अब देखिए जरा, आपको बताने जा रहे हैं, उससे पहले आपको बताऊंगा मैं। देखिए जरा, ये पूरा मामला क्या है। आखिर कौन सा है ये नेशनल हेराल्ड केस जिसमें राहुल सोनिया से पूछताछ हुई, जिसमें राहुल सोनिया का दफ्तर बंद हो गया, सील हो गया। दरअसल एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनी। कंपनी 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे से बनी थी। यह कंपनी 3 अखबार निकाला करती थी। अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड छापती थी, इसी के नाम से नेशनल हेराल्ड हाउस है। हिंदी अखबार नवजीवन छापती थी और उर्दू अखबार कौमी आवाज छापती थी। देश के प्रमुख हिस्सों में एजेएल के दफ्तर थे, क्योंकि एजेएल ही नेशनल हेराल्ड छापती थी। जो आप देख रहे हैं, एजेएल नेशनल हेराल्ड छापती थी। पंडित नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस का यह माउथपीस बन गया, मुखपत्र। 2008 में प्रकाशन इसका बंद हो गया और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड पर दरअसल कर्ज बहुत आ गया। इसके ऊपर कर्ज आ गया 90 करोड़ का। अब हुआ क्या, अब इसका कर्ज उतारना था, तो उस उतारने के लिए क्या तरकीब अपनाई गई। आरोप यह है कि एक कंपनी बनाई राहुल और सोनिया की, यंग इंडियन लिमिटेड। इस कंपनी में क्या हुआ, नई कंपनी बन गई। उसके बाद मूव कीजिए, सोनिया राहुल की इस कंपनी में 38% की हिस्सेदारी हो गई। अब चुकाना था 90 करोड़, तो क्या किया, कांग्रेस के पास बहुत फंड आता है, तो कांग्रेस के पास जो फंड आ रहा था, ये फंड से 90 करोड़ यंग इंडियन लिमिटेड के पास आ गया। और यंग इंडियन लिमिटेड ने क्या किया, एसोसिएट जर्नल्स पर जो कर्ज था वो अदा कर दिया। सारे शेयर, इस एसोसिएट जर्नल्स के सारे शेयर खरीद लिए और कांग्रेस का जो कर्ज था वो माफ कर दिया गया। यानी कांग्रेस में फंड में जो पैसा आ रहा था वो फ्री का पैसा इस कंपनी में लग गया। नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने बाकायदा केस किया। केस में सोनिया राहुल को आरोपी बनाया गया। पार्टी फंड से 90 करोड़ रुपए कर्ज का आरोप लगा। पार्टी फंड का पैसा निजी कंपनी में इस्तेमाल किया गया, जो नहीं किया जा सकता। एजेएल के 9 करोड़ शेयर उस पैसों से खरीद लिए गए। 90 करोड़ के लिए YIL यंग इंडियन लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए दिए। कर्ज के बदले संपत्ति हड़पने का आरोप इनके ऊपर लगा। 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप। क्यों? क्योंकि एजेएल के जो दफ्तर हैं वो देश के अलग अलग शहरों में। जब शेयर यंग इंडिया के पास, तो सारी संपत्ति भी यंग इंडिया की। गांधी परिवार ने 50 लाख रुपए दिए। स्वामी का कहना यह है, जून 2014 को सभी आरोपियों को समन किया गया। अगस्त 2014 को ईडी ने केस दर्ज किया इस मामले में। दिसंबर 2015 को सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई। यह था यंग इंडियन। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं राहुल और सोनिया पर जो ईडी का एक्शन हो रहा है। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं।
ईडी से वो लोग डर रहे हैं जो जिन्होंने जिन्होंने जीवन भर अपने भ्रष्टाचार से अकुल संपत्ति इकट्ठा करी है। ईडी को जांच में जो सही लगेगा, अगर रेट डालना उसको आवश्यक लगा, कुछ उसको उससे रिलेटेड कोई एविडेंस होंगे जो साबित कर रहे होंगे हाँ भ्रष्टाचार हुए हैं, तो रेट डाली जाएगी। देखिए, ईडी से वो लोग डर रहे हैं जिन्होंने पहले लूटा है इस देश को, वही लोग आज डर रहे हैं। और ईडी से अगर आप प्रत्यक्ष रूप से आप सही हो तो आप क्यों डरना इस चीज से? आप तभी डर रहे हो कि आपके मन में चोर है, इसलिए वो कांग्रेस के लोग, सोनिया गांधी और राहुल गांधी लोग डर रहे हैं। ईडी से वो लोग डर रहे हैं जिन्होंने देश की जनता का पैसा अपनी जेबों में भर रखा था और उनकी सच्चाई आज समाज के सामने आने वाली है, इसलिए वो उसके पक्षधर हो गए हैं। और नेशनल हेराल्ड कांग्रेस परिवार का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शुभचिंतक भी रहता है, इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बहुत ज्यादा समस्या भी हो रही है। ईडी के एक्शन पर सवाल इसलिए किया जा रहा है, लगातार जो लोग देश को लूटते चले आ रहे थे, वर्तमान में वो लोग अपनी सरकार नहीं बना पाए हैं, तो ईडी को ही अपना मुद्दा बना लें। और आइए अब आपको बताता हूं, लोगों को आपने सुन लिया, लोग कह रहे हैं ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल सही और सटीक कर रही है, लेकिन ईडी की ताकत अब और बढ़ गई है। कैसे ईडी और ज्यादा ताकतवर हो गई है, ये देखिए जरा। ईडी की ताकत ऐसे बढ़ी, ईडी के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। मोहर यह है कि जांच और गिरफ्तारी को लेकर स्पेशल पावर दे दिए गए हैं। ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया मनमानी नहीं है, यह खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। आरोपी को शिकायत की कॉपी देना की भी जरूरत नहीं है, इतना बता दे काफी है कि गिरफ्तार किया गया है और क्यों किया गया है, यही बता दे पर्याप्त है। ईडी को इतना पावर है। बेल की शर्तों को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है। ईडी के पास संपत्ति अटैच करने का अधिकार है और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने दिए गए बयान वैध सबूत हैं। कांग्रेस समेत 17 दलों ने फैसले पर ऐतराज भी जता दिया है। पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खतरनाक है, यह विपक्ष का कहना है। कांग्रेस का साथ टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने भी इसका विरोध किया है। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन अंदर हैं, टीएमसी में पार्था अंदर है और कांग्रेस पर ईडी किस तरह से एक्शन ले रही है राहुल सोनिया पर, इसलिए ये विरोध भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक और बड़ी खबर। पूरी दुनिया जिस पर बहस कर रही है, पूरी दुनिया जिस खबर के बारे में जानना चाहती है, क्या एक और जंग होने वाली है? क्या ताइवान को यूक्रेन बनाकर छोड़ेगा अमेरिका? ताइवान का वही हश्र और हाल करेगा जो यूक्रेन का हो गया, क्योंकि जंग का आह्वान होता नजर आ रहा है। अमेरिका और चीन की जो टसल है, ये इस बार ताइवान को यूक्रेन बना देगी। पहले अमेरिका और रूस की थी, अब जिसने यूक्रेन को तबाह कर दिया। सवाल ये, मैं क्यों कह रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं चीन किस तरह से, एम्बियंस दीजिए, चीन किस तरह से एक्शन ले रहा है। चीन बाकायदा रिहर्सल कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, समंदर में जो रिहर्सल हो रही है वो आप देख पा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं चीन के एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ान भर रहे हैं। ये जो रिहर्सल है ये खतरनाक है। ये बता रही है कि चीन ने क्या तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन अकेले चीन नहीं है जो ये तैयारियां कर रहा है। लड़ाई, ताइवान भी हमला बोलेगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं ताइवान का एयरक्राफ्ट, ताइवान की तरफ से भी रिहर्सल शुरू हो गई है, लड़ाई की तैयारियां शुरू हो गई है। ताइवानी एयरक्राफ्ट देख रहे हैं जो जिसे टेक ऑफ करते हैं आप देख रहे हैं, और आसमान में गर्जना कर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। ताइवान के जो शिप हैं ये भी समंदर में आ चुके हैं। ये वॉरशिप्स आप देख रहे हैं जो खुद में लड़ाकू जहाज ले जाने में सक्षम है। ये वॉरशिप समंदर में है जो समंदर की हलचल बढ़ा चुके हैं। अगली तस्वीर में दिखाऊं, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि आखिर कैसे जो हालात बने हुए वो ये बता रहा है कि दुनिया ने देखा कि यूक्रेन मारा गया अमेरिका और रूस की वजह से। क्या ताइवान भी यूक्रेन जैसे हाल में आने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। अब क्या एक और जंग होने वाली है? क्या अमेरिका और चीन की लड़ाई में ताइवान जंग का अखाड़ा बन जाएगा? क्या ताइवान यूक्रेन की तरह अमेरिका के खेल में मारा जाएगा?
ताइवान का हश्र भी यूक्रेन की तरह होने वाला है। अमेरिका और रूस की जंग में यूक्रेन तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अब अगला नंबर ताइवान का है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका वॉर के हालात में ताइवान के साथ खड़े होने की बात जरूर कर रहा है। यानी ताइवान और चीन की जंग में अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा होगा। Our relationship is a strong one, and we discussed how we can make it stronger and up to date. An economy, we talked about a trade agreement that might be possible and soon, and in governance, among other things. लेकिन बिल्कुल मत भूलिए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए यही अमेरिका यूक्रेन को ऐसे ही उकसा रहा था कि हम रूस से जंग में यूक्रेन के साथ हैं। We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. We prepared extensively and carefully. साथ खड़े रहने का वादा करने वाले अमेरिका ने यूक्रेन का यह हाल करवा दिया कि पूरा देश तबाह और बर्बाद हो गया। क्या अमेरिका ताइवान को भी यूक्रेन बनाकर छोड़ेगा? और अब देखिए कैसे पिछले 24 घंटे में बाइडेन और जिनपिंग लगभग आमने सामने। अमेरिका और चीन एक दूसरे के खून के प्यासे हुए जा रहे हैं। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। चीन कह रहा है आग से खेल रहा है अमेरिका, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं। अमेरिका कह रहा है ताइवान की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। चीन कह रहा है अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका कह रहा है लोकतांत्रिक मूल्यों की हम रक्षा करेंगे हर हाल में। जिनपिंग का कहना है जो आग से खेलेंगे वो खुद जल जाएंगे। अमेरिका का कहना है हर स्तर पर हम ताइवान के साथ खड़े हैं, ठीक उसी तरह जैसे यूक्रेन से कह रहे थे। चीन कह रहा है आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। ताइवान, अमेरिका का कहना है ताइवान पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। ऐसे ही यूक्रेन भी पूरी दुनिया के लिए इन्होंने प्रेरणा बनाया था। चीन कह रहा है आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त हरगिज नहीं होगा। अमेरिका का कहना है 43 साल से वो ताइवान के साथ। चीन ने कहा हमें घेरने के लिए ताइवान को मोहरा बना रहा है दरअसल अमेरिका। अमेरिका का कहना है ताइवान आएंगे और अमेरिकी नेता यानी और भी अमेरिकी नेता आएंगे, ये और उकसावे की कार्रवाई होगी। चीन ने कहा ये बहुत खतरनाक होने वाला है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी क्या कह रही है और चीन उस पर क्या जवाब दे रहा है। दोनों को सुनिए जरा। The Taiwan relations, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world. Position and the attitude of the Chinese side has been very clear. China has on many occasions made it clear our position on this, and we have made serious demarches to the U.S. side. We are also closely following the itinerary of Speaker Pelosi, and if the U.S. continues down the wrong path, we will take strong and resolute measures to ensure our sovereignty and security interests. तो क्या हालात ऐसे बन रहे हैं कि किसी भी वक्त जंग हो सकती है, लेकिन अमेरिका क्या ताइवान को भी ले डूबेगा? और इसके पीछे क्या है? इसके पीछे भी है सिर्फ और सिर्फ हथियारों का खेल। जंग करवाते रहो और हथियार बेचते रहो, और क्या एक बार फिर से यही हालात हो जाएंगे ताइवान के भी, क्योंकि अमेरिका आपको बताऊं ताइवान को सबसे ज्यादा हथियार बेचता है। सबसे ज्यादा हथियार देखिए जरा, आप भी पहली बार इस जानकारी को आप तक मैं साझा कर रहा हूं। ताइवान भी हथियारों के खेल में मारा जाएगा। 2010 में देखिए जरा, ओबामा सरकार में $6 बिलियन के हथियार ताइवान ने खरीदे। 2011 में भी $6 बिलियन की खरीदारी की हथियारों की। 2012 से 14 के दौरान हथियार नहीं खरीदे गए, लेकिन 2015 में $2 बिलियन की खरीद हुई। 2016 में भी हथियार नहीं खरीदे गए, लेकिन ट्रंप सरकार में 2017 में $1 बिलियन के हथियार खरीदे। 2018 में $330 मिलियन के हथियार खरीदे। 2019 में $11 बिलियन के हथियार खरीदे। 2020 में देखिए यहां से हथियारों की खरीद बढ़ रही है।
2020 में $6 बिलियन के हथियार खरीदे गए और 2021 में $750 मिलियन के हथियार अब तक खरीदे हैं। 22 में $195 मिलियन के हथियार खरीदे। बता रहा है कि ये हथियारों की जो खरीद है ये कैसे ताइवान को ले डूबेगी। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे अमेरिका ने ताइवान के नजदीक अपने जंगी बेड़े भी उतार दिए हैं। अमेरिका जरूर ताइवान से कह रहा है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये देखिए जरा, अमेरिका ने अपनी पनडुब्बियां लगा दी हैं जो ताइवान और चीन के समंदर के आसपास नजर आ रही है, जो नजर रख रही है चीन की हर हरकत की। ये सबमरीन आप देख रहे हैं, ये परमाणु सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन जो लंबे वक्त तक पानी में रह सकती है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, बाकायदा ये जो आप देख रहे हैं इसी तरह के जंगी जहाज जो पानी में मौजूद हैं, जो एक बार में बहुत से फाइटर जेट्स लेकर जा सकते हैं, वो जंगी जहाज भी देख रहे हैं आप समंदर में। ये सब चीन और ताइवान के समंदर के बीच में मौजूद हैं, उन्हें इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन यही वजह है कि अमेरिका ने कैसे जब अपने नेता को भेजा, नैन्सी पेलोसी को जब अमेरिका ने भेजा चीन में, ताइवान में, तो किस तरह से तैयारी के साथ भेजा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये दिखाने जा रहा हूं, एमबीएल दीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये वो विमान है अमेरिका का, ये वो विमान है जिसमें नैन्सी पेलोसी आई। अत्याधुनिक सुरक्षा से लैस है, फुल स्क्रीन लीजिए इसे, सुरक्षा से लैस है और बाकायदा सुरक्षा कवच के साथ ये तैयार है। और आइए अब आपको बताता हूं, ये देख रहे हैं आप किस तरह से अमेरिका ने अपनी स्पीकर को भेजा, कितनी सुरक्षा के साथ। उनका विमान आप ऊपर देख रहे हैं, नैन्सी पेलोसी का विमान है जिसे आप इस वक्त ऊपर देख पा रहे हैं। जिनपिंग भी वहीं देख रहे हैं। नैन्सी पेलोसी मंगलवार रात राजधानी ताइपे दरअसल पहुंची। अमेरिकी मिलिट्री प्लेन में वो सवार थी नैन्सी पेलोसी। मिलिट्री प्लेन का नाम बोइंग C-40 क्लिपर है और अमेरिकी नौसेना, वायुसेना और मरीन कॉर्प्स इस विमान को इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा के साथ साथ फाइटर जेट्स आगे पीछे आप देख रहे हैं, 2 फाइटर लगे हुए, इस तरह के फाइटर जेट्स भी उनके साथ चल रहे थे। किसी भी हवाई क्षेत्र में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होती है इस जहाज के साथ। नीचे मौजूद अमेरिकी बेस सुरक्षा प्रदान करती है और 2 तरफ से चलने वाला ब्रॉडबैंड डेटा कम्युनिकेशन भी चलता है इसके साथ, यानी टेलीफोन, सैटेलाइट फोन का भी इस्तेमाल संभव है। प्लेन के अंदर काम करने के लिए बाकायदा दफ्तर भी बने हुए हैं और अमेरिका के पास ऐसे 28 विशेष विमान हैं। पहली बार अप्रैल 2000 में उड़ान भरी गई थी इस विमान से। अब तक ऐसे 28 विमान बनाए जा चुके हैं। 41,000 फीट की ऊंचाई में उड़ने में सक्षम है विमान और 989 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। ये खासियत है, बाकायदा पूरी सुरक्षा के साथ भेजा गया था अमेरिका की स्पीकर को और इसीलिए अमेरिका भी पूरी तैयारी कर चुका है। तो आइए अब आपको बताता हूं चाइना किस तरह से तैयारी कर रहा है। चाइना ने भी जंग की पूरी तैयारी लगभग कर ली है। चाइना बड़े स्तर पर रिहर्सल कर रहा है। ये देखिए, एमबीएल दीजिए, ये चाइनीज हेलीकॉप्टर्स को आप देख रहे हैं। ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं जो लगातार उड़ान भर रहे हैं। चाइना ने कल के बाद से एकाएक अपने युद्ध अभ्यास में तेजी लेकर आया है। ये आप देख रहे हैं, ये वीडियो बाकायदा चाइना जारी कर रहा है। ये वीडियो चाइना के रिलीज किए हुए वीडियो है, किस तरह से उनकी टीम, उनकी नौसेना, उनकी थल सेना, उनकी वायुसेना पूरी तरह से एक्शन मोड में है। आइए मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूं। चाइना की कोशिश है ताइवान को 6 तरफ से घेरने की। देखिए आपके सामने ताइवान आप देख रहे हैं। ताइवान को दरअसल जेल बना रहा है चाइना। ये देखिए, ये आप ग्राफिक्स देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से चाइना को घेरने की तैयारी है। 6 तरफ से चीन की सेना ने ताइवान को घेर लिया है। ताइवान को चीनी आर्मी ने मिलिट्री ड्रिल भी शुरू कर दी है बाकायदा इसमें, और जल और हवाई क्षेत्र में चीन का युद्धाभ्यास भी हुआ है। चारों दिशाओं में 6 जगहों पर यह वॉर रिहर्सल हुआ है। किसी पैसेंजर प्लेन, शिप को एंट्री नहीं मिलेगी, इस तरह से घेराबंदी की है। चारों ओर फाइटर प्लेन, युद्धपोत भी चीन ने तैनात कर दिए हैं। यह है चाइना के घेरने का तरीका। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि ताइवान
ताइवान समझ रहा है कि किसी भी वक्त उसे जंग में जाना पड़ सकता है, तो ताइवान ने भी शुरुआत कर दी है, तैयारी की है। देखिए जरा, ताइवान की सड़कों पर आप देख रहे हैं, उनकी बख्तरबंद गाड़ियों को आप देख रहे हैं, लगातार ये बॉर्डर की तरफ जा रही है, क्योंकि लड़ाई समंदर के जरिए शुरू हो सकती है, इसलिए समंदर के किनारे या आसपास कोस्टल एरिया में सारी बख्तरबंद गाड़ियां लगाई जाएंगी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, उनके वॉर प्लेन्स आप देख रहे हैं, उनके लड़ाकू विमान भी लगातार आसमान में उड़ान भर रहे हैं और लगातार रिहर्सल कर रहे हैं। ये जो विमान आप देख रहे हैं, ये लड़ाकू विमान ताइवान का है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं दोनों की ताकत क्या है। ये आप देख रहे हैं, चीन और ताइवान में अगर लड़ाई होगी तो हालात क्या होंगे। 20 लाख चीन के पास सैनिक हैं और ताइवान के पास 1,70,000 सैनिक हैं। चीन के पास 5,10,000 रिजर्व सैनिक हैं, ताइवान के पास 15 लाख हैं। बस ताइवान रिजर्व सैनिकों में चीन से आगे। चीन के पास 6,24,000 पैरामिलिट्री है और ताइवान के पास 11,500। चीन के पास 3,285 एयरक्राफ्ट है, ताइवान के पास 741 एयरक्राफ्ट है। दोनों में लड़ाई होगी तो चीन बेशक कहीं आगे और बड़ा बैठेगा। चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान है, ताइवान के पास 288 लड़ाकू विमान है। चीन के पास 286 कार्गो प्लेन है तो ताइवान के पास 19 कार्गो प्लेन है। अटैक हेलीकॉप्टर्स देखिए जरा, चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और ताइवान के पास 91 पनडुब्बियां जो ताकत है समंदर में। चीन के पास 79 है और ताइवान के पास सिर्फ 4 है। विमान वाहक युद्धपोत जो है, चीन के पास 2 और ताइवान के पास 1 भी नहीं है। यह उम्मीद ताइवान को है दरअसल कि अमेरिका से। आइए अब मैं आपको दिखाऊं वो बड़े 3 हथियार मैं आपको चीन के दिखाऊंगा और ताइवान के जिनसे लड़ाई होगी उन लड़ाई में इस्तेमाल होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये चीनी हथियार है, इसका नाम है चाइना आर्म 1 न्यूक्लियर मिसाइल DF-17। ये जो DF-17 है इसके बारे में बताऊं, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये जो आप ट्रक पर देख रहे हैं और इसके बारे में बताऊं 1800 से लेकर 2500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भरती है। अगला तस्वीर, चीन के अगले हथियार की तस्वीर, ये आप देख रहे हैं चीन का ये आर्म 2 चेंगडू 20 और इसके बारे में बताऊं आपको कि 5वीं पीढ़ी का ये फाइटर जेट है। इसकी खासियत ये है, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर है आर्म 3। ये जो आप देख रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये लड़ाकू विमानों को ले जा सकती है। 44 लड़ाकू विमान ये देख रहे हैं, 44 लड़ाकू विमान एक बार में इसके ऊपर सवार होते हैं और कहीं भी सीमा के नजदीक पहुंचकर दूसरे देश के दुश्मन देश की पानी में सीमा के नजदीक पहुंचकर वहां से उड़ान भर के मार सकते हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं ताइवान के पास कौन से 3 बड़े हथियार हैं। तो ये देख रहे हैं ताइवान के पास है चियांग क्रेट, ये नौसेना का जंगी जहाज है और 83 किलोमीटर प्रति घंटे की इस रफ्तार है इसकी और 12 काउंटर शेफ डिस्पेंसर इसमें, ये इसकी खासियत है और इसलिए इसे भी तैनात कर सकता है ताइवान। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगला है आर्म 2 हाइसेम फेंग। ये जो है ये नौसैनिक, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है और ये 225 किलोग्राम का हथियार अपने साथ बारूद ले जा सकती है। 125 से 250 मीटर तक ऊंचाई ये जा सकती है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये है F-16 जो कि अमेरिका से लिया हुआ विमान है और F-16 के बारे में बताऊं 2178 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भरता है और ये कॉम्बैट रेंज 546 किलोमीटर की है। लेकिन इस दरमियान जब जंग होगी तो दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। कुछ चीन के साथ खड़े हैं और कुछ ताइवान के साथ। तो देखिए कौन किधर किसके साथ खड़ा हुआ। सबसे पहले आप देखिए कि जिनपिंग के साथ खड़े पुतिन, क्योंकि यूक्रेन से लड़ाई के वक्त भी जिनपिंग पुतिन के साथ खड़े थे। तो जो कल घटना हुई उसके बाद रूस ने कहा नैन्सी के दौरे को रूस ने गलत बताया है कि अमेरिका को अपनी स्पीकर को नहीं भेजना चाहिए था। नैन्सी का दौरा उकसाने वाला कदम है, यह कहना है रूस का। दूसरी तरफ ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है। अमेरिका का कहना है हर हाल में हम ताइवान के साथ थे, हैं और रहेंगे। ताइवान की आजादी का पूरा समर्थन करते हैं। उत्तर कोरिया खड़ा है जिनपिंग के साथ। उत्तर कोरिया का कहना है कि चीन को हमारा पूरा समर्थन हासिल है, ताइवान मामले में बाहरी दखल गलत है। जर्मनी खड़ा है ताइवान के साथ। जर्मनी का कहना है युद्ध होने पर
ताइवान का वो साथ देंगे। ब्रिटेन भी ताइवान के साथ खड़ा हुआ है। नवंबर में ब्रिटिश सांसद भी ताइवान का दौरा कर सकते हैं। ये और उकसाने वाली कार्रवाई होगी। आइए अब आपको दिखाऊं मैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, सुनिए जरा। रूस के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, जब यूक्रेन के साथ जंग हो रही थी सबसे ज्यादा टीवी पर आपने उन्हें देखा होगा। लावरोव भी कह रहे हैं कि अमेरिका दरअसल उकसा रहा है जंग के लिए। सुनिए जरा। I've mentioned regarding Ukraine, and I have no doubt about it. This is yet again their desire to prove that they are immune and that they have free reign. They can do whatever they want. I don't see any other reason behind this, behind creating this flashpoint out of nowhere, while very well understanding what this means to China. और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि ताइवान और चीन में यह हंगामा क्यों बरपा है, ये पूरा विवाद क्या है, और ताइवान के साथ जो देश खड़े हैं उन्होंने ताइवान को कब से मान्यता दी हुई है। फिर आगे बताऊंगा भारत का रुख क्या है। पहले देखिए जरा, आपको बताऊं ताइवान जो है पूर्वी एशिया में बसा हुआ एक द्वीप है दरअसल, और 1894 में चीन और जापान के बीच हुई जंग, जापान ने ताइवान पर उसके बाद कब्जा कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ताइवान मुक्त हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में ताइवान चीन विवाद की शुरुआत हुई और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, बीजिंग पर कब्जा कर लिया, और हार के बाद नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को वहां से भागना पड़ा। तो जो नेशनलिस्ट पार्टी के लोग थे ये ताइवान आ गए, इन्होंने ताइवान में शरण ले ली, वहीं पर उन्होंने अपनी सत्ता भी स्थापित कर ली। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, और जबकि ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। ताइवान का अपना संविधान और चुनी हुई सरकार है, और ताइवान चीन से महज 180 किलोमीटर दूर है। चीन मानता है कि एक दिन ताइवान का एकीकरण होगा, और वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान पर दावा करता है वो। हालांकि 13 देश ताइवान को एक अलग देश मानते हैं, 13 देशों ने ताइवान को अलग देश की मान्यता दी हुई है दुनिया में। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस ओर होंगे जंग के दौरान, यानी भारत का रुख क्या होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिनपिंग से भी अच्छे रिश्ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाइडेन से भी अच्छे रिश्ते हैं। तो भारत किस ओर खड़ा होगा, देखिए रिपोर्ट। अब सवाल यह है कि चीन ताइवान जंग के बीच भारत किस तरफ होगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिनपिंग के भी रिश्ते हैं, और पीएम के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में भारत चीन ताइवान जंग के हालात में किस ओर खड़ा होगा। भारत ऐसे में यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान वाली नीति अपनाएगा, यानी भारत तटस्थ रहेगा, न अमेरिका के साथ होगा और न चीन के पीछे खड़ा होगा। और आइए अब आपको बताता हूं कि भारत का रुख क्या। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है, वो खबर यह है कि क्या कल शिवसेना पर सुप्रीम फैसला हो जाएगा। कल बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, विधायकों की योग्यता और अयोग्यता पर सुनवाई होगी। लेकिन इसके साथ ही आगे का पूरा रास्ता तय होगा कि आखिर शिवसेना किसकी होगी। देखिए जरा रिपोर्ट पहले। महाराष्ट्र की सत्ता की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, इसके आगे की जंग शिवसेना पर कब्जे की है। शिवसेना किसकी, ये लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री बनने से पहले से शिंदे शिवसेना पर अपना दावा ठोकते रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे भी शिवसेना पर अपनी पकड़ ढीली नहीं दिखाना चाहते। हमारी जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं, और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं, और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। शिंदे के साथ शिवसेना के विधायक हैं, सांसद हैं और पार्षद हैं। ऐसे में शिंदे अपने दावे को मजबूत मानते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कल तय कर सकता है कि शिवसेना का अगला वारिस कौन। और आखिर ये सुप्रीम कोर्ट कैसे तय करेगा, क्योंकि कल अयोग्यता मामले पर सुनवाई होगी।
विधायक अगर अयोग्य करार दिए जाते हैं तो सरकार संकट में आ जाएगी। अयोग्य करार दिए जाते हैं तो शिवसेना पर जो दावा है शिंदे का वो संकट में आ जाएगा। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े वकील आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। ये वकील आपके सामने आ गए, देखिए जरा। नीरज किशन कौल साहब थे जो कि शिंदे गुट के वकील थे। हरीश साल्वे भी शिंदे गुट की तरफ से पैरवी कर रहे थे। तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो थे वो राज्यपाल के वकील थे महाराष्ट्र के, यानी गवर्नर के। कपिल सिब्बल साहब शिवसेना के वकील थे और अभिषेक मनु सिंघवी साहब शिवसेना की तरफ से पैरवी कर रहे थे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कोर्ट में आज क्या हुआ। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। कल कोर्ट ने कहा सबसे पहले इस मामले में सुनवाई होगी। कोर्ट में इस मामले में क्या हुआ यह आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं ग्राफिक्स। सबसे पहले खड़े हुए उद्धव के वकील कपिल सिब्बल साहब। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में अगर 2/3 विधायक शिवसेना से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें किसी पार्टी में विलय करना होगा, तो उन्हें किसी पार्टी में जुड़ना होगा। लेकिन वो विलय नहीं हुआ, या तो वो नई पार्टी बना लें या विलय कर लें। उन्होंने दोनों काम नहीं किए। वो ये नहीं कह सकते कि वही मूल पार्टी है, यानी शिंदे गुट ये नहीं कह सकता कि वही मूल पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये कह रहे हैं कि उन्हें यानी शिंदे गुट को बीजेपी में विलय कर लेना चाहिए था, या अलग पार्टी बनानी चाहिए थी, या मूव कीजिए फास्टर। कानूनन तो उद्धव के वकील ने कहा कानूनन तो ऐसा ही करना चाहिए था। उन्होंने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है, वो मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा 10वीं अनुसूची इसकी अनुमति नहीं देती है, और पार्टी सिर्फ विधायकों का एक समूह नहीं है, यानी एक गुट अलग हो गया और विधायकों का समूह बन गया, ये पार्टी नहीं है। इन लोगों को पार्टी की बैठक में बुलाया गया और लेकिन वो नहीं आए। कपिल सिब्बल की दलील थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके मुताबिक बैठक में शामिल ना होना पार्टी की सदस्यता छोड़ना होता है। इस पर उन्होंने कहा हां, उन्होंने सदस्यता छोड़ दी है। उन्होंने एक नया व्हिप नियुक्त कर दिया है, उन्होंने एक नया नेता भी नियुक्त कर लिया है, यानी शिंदे गुट की बात हो रही। उन्होंने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी भी लिख दी है बाकायदा। असल में उन्होंने पार्टी छोड़ी है, वो मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते हैं। आज भी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ही हैं। अगर विद्रोही नेता अयोग्य हो जाते हैं, यानी जो विधायक शिंदे गुट के हैं वो अयोग्य हो जाते हैं, तो सब कुछ अवैध हो जाएगा, ये कपिल सिब्बल ने कहा। सरकार का गठन, शिंदे का मुख्यमंत्री बनना और सरकार के लिए फैसले, सब कुछ अवैध हो जाएगा। अगर आप अयोग्य हो जाते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन भी नहीं जा सकते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन जाकर शिवसेना पर दावा नहीं कर सकते। आप चुनाव आयोग में आवेदन भी नहीं कर सकते हैं, इसमें चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद उद्धव गुट के दूसरे वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने कहा यह मुद्दा बहुत दिलचस्प है। उनके सामने एकमात्र बचाव अगर कुछ है शिंदे गुट के सामने तो वो विलय था, जो विलय उन्होंने नहीं किया है। शिंदे महाराष्ट्र में अवैध तरीके से सरकार चला रहे हैं, बल्कि वो चुनाव आयोग तक पहुंच गए हैं ये कहते हुए कि वो असली शिवसेना है। मामला कोर्ट में लंबित है और वो चुनाव आयोग चले गए। इस पर अब शिंदे गुट की तरफ से पैरवी कर रहे थे हरीश साल्वे। उन्होंने कहा दल बदल कानून इस मामले पर लागू नहीं है, यह पार्टी की आंतरिक कलह है। दरअसल हमने केवल नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई है। हमने बस इतना कहा कि आप नेता नहीं हो सकते हैं। दो शिवसेना नहीं बल्कि दो अलग अलग गुट हैं, यहां दो शिवसेना नहीं, जिसके दो अलग अलग नेता हैं दोनों गुटों के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग, आज चुनाव आयोग क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा शिंदे गुट के वकील ने बीएमसी के दरअसल चुनाव होने वाले। उन्होंने कोर्ट ने पूछा आप चुनाव आयोग क्यों गए इस मामले में? उन्होंने कहा बीएमसी के चुनाव होने हैं इसलिए हम चुनाव आयोग गए। यह कहा ताकि यह तय हो सके कि असली पार्टी है कौन। दो वास्तविक पार्टियां नहीं हो सकती हैं और पार्टी में केवल एक लीडरशिप हो सकती है, वो हम हैं यानी शिंदे गुट। इलेक्शन कमीशन में जो मामला है उसका अयोग्यता से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अयोग्यता का मामला है, यही बात कह रहे थे हरीश साल्वे। वो सुनवाई अलग है और ये वाली सुनवाई अलग है। हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हरीश साल्वे ने कहा। किसी न किसी को हमारे मामले को तय करना होगा।
स्पीकर को इसे तय करने दीजिए, यानी सरकार पर जो फैसला है। राज्यपाल इतना लंबा, अब राज्यपाल के जो वकील थे वो खड़े हुए, उन्होंने कहा राज्यपाल इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए क्योंकि सदन में गतिरोध था और इसकी वजह से राज्यपाल ने यह फैसला ले लिया है। अब शिंदे गुट के वकील खड़े हुए किशन कौल, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को मामले में सुनवाई जारी रखने की इजाजत दी जाए। इस मामले में दोनों अलग अलग मामले हैं और इलेक्शन कमीशन को यह तय करना है कि पार्टी का जो सिंबल है वो किसके पास रहेगा। नई सरकार का गठन भी हो चुका है और शिंदे गुट के वकील खड़े हुए महेश जेठमलानी, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था, उन्होंने कहा अब केवल अयोग्यता का मामला बचता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह तय कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले की अगली सुनवाई कल होगी। अब कल इस मामले में पहली सुनवाई होगी। सुबह सबसे पहले इसी केस में सुनवाई होने वाली है। शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे बहस की शुरुआत करेंगे, तो कल दिलचस्प दलीलें देखने को मिलेंगी। बहरहाल महाराष्ट्र लिए चलते हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में हुआ क्या बवाल। महाराष्ट्र में दरअसल शिंदे, एम्बियंस भी दे सकते हैं आप, शिंदे और उद्धव गुट आपस में भिड़ गए। काफी कहासुनी हुई, महिला कार्यकर्ता दोनों तरफ की थी। ये जो भिड़ंत आप देख रहे हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अब आपको सुनवाता हूं। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि शिंदे की जो सरकार है ये गद्दारों की सरकार है। सुनिए जरा। हे गद्दारांच्या सरकारमध्ये मराठी माणसाला बाजूला करायला, शिवसेनेला फोडायला आणि ठाकरे परिवाराला एकटं पाडायला आज राजकारण सुरू आहे। हे आज तुम्ही बघा आपल्या राज्यात किती लोकांचं मंत्रिमंडळ आहे? 2 लोकांचं जम्बो मंत्रिमंडळ आहे, जम्बो मंत्रिमंडळ। अनेक लोक, काही तुमच्या जिल्ह्यातले पण जे गद्दार झालेत, मागे मागे आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह कि मोदी विरोध में तिरंगे का अपमान क्यों। देश में तिरंगा यात्रा की आज शुरुआत हुई। तिरंगा यात्रा की शुरुआत खुद उपराष्ट्रपति ने झंडा दिखा के इस यात्रा की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को आप देख रहे हैं, तिरंगा यात्रा की उन्होंने शुरुआत की और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसकी शुरुआत की गई है। लाल किले से लेकर विजय चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान एनडीए के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाइक पर तिरंगा लगाकर यात्रा में शामिल हुए। पूरी यात्रा से विपक्ष के सांसद नदारद रहे। स्मृति ईरानी की जरा तस्वीरें दिखाइए। स्मृति ईरानी भी खुद स्कूटी पर सवार थी और इस तिरंगा यात्रा को लीड भी कर रही थी स्मृति ईरानी। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने किया था। अब जरा सुनिए, स्मृति ईरानी इसमें शामिल थी, लेकिन विपक्ष से सांसद नहीं पहुंचे, नेता नहीं पहुंचे। तिरंगा जो देश का तिरंगा है, किसी पार्टी और सरकार का झंडा नहीं है, उसमें भी सिर्फ मोदी विरोध की वजह से विपक्षी नेता गायब थे। जरा स्मृति ईरानी को सुनिए। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर राष्ट्र का हर नागरिक इस बात का उत्सव मना रहा है कि एक तरफ हिंदुस्तान 75 साल आजादी के एक उत्सव के रूप में मना रहा है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आगामी 25 साल संकल्पों से भरा हो, कर्तव्य निष्ठा से भरपूर हो और अपेक्षाओं पे हर हिंदुस्तानी के खरा उतरे। ये प्रयास हम सब हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का हो। कल विपक्ष पीठ दिखाकर भाग गई, तो भगोड़ी विपक्ष अब ये आरोप मढ़ रही है, ये अपने आप में हास्यास्पद है। और आइए अब आपको बताते हैं कि तिरंगा यात्रा दरअसल है क्या। आजादी के अमृत महोत्सव पर खास आयोजन किया गया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर यह तिरंगा यात्रा आज निकाली गई। उपराष्ट्रपति ने बाकायदा हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। बाइक पर तिरंगा लगाकर यात्रा में शामिल हुए सांसद और इंडिया गेट से होते हुए संसद भवन तक यह तिरंगा यात्रा पहुंची थी। तिरंगा यात्रा में एनडीए के मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। विपक्षी दलों ने तिरंगा यात्रा से लेकिन दूरी बनाई। सवाल यह है कि विपक्ष को तिरंगे से भी ऐतराज है सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। संस्कृति मंत्रालय ने सभी दलों के सांसदों को न्योता भेजा और बीजेपी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा तिरंगा यात्रा एक पार्टी की नहीं, देश की यात्रा थी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। तो और 2 कदम आगे पहुंच गए, कहने लगे तिरंगा कोई देशभक्ति का प्रतीक नहीं है। सुनिए जरा शफीकुर रहमान बर्क को और गिरिराज सिंह को। जो आदमी अपने देश में रहता है उसका देशभक्त है,
उसमें क्या परेशानी? अगर वो झंडा अपने घर पर नहीं लगाएगा देशभक्त नहीं होगा क्या वो? बीजेपी अब कह रही है कि उन्होंने सारे नेता बोल रहे हैं कि क्या विपक्ष के सांसद अपने घर पे तिरंगा तो लगाएंगे ना? ये सवाल पूछ रहे हो कि देशभक्ति पे सवाल है। तो देशभक्ति झंडे पर ही थोड़ी डिपेंड करती है, आदमी के काम पर कारनामों पर करती है। आज झंडे का राष्ट्रीयता के साथ एक लगाव है। आज राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत एक भारत की एंथम है, लोग उसको ना माने और दलील दें, ये थेट्रोलॉजी ही होगा। जिस तिरंगा को कभी बीजेपी ने माना नहीं, आजादी के बाद ये तिरंगा के खिलाफत करते थे बीजेपी पार्टी, वो भगवा ध्वज के लिए बार बार सवाल करते थे। ये तिरंगा को जिन्होंने माना नहीं कभी, आज वो तिरंगा की सामने रख के हिंदुस्तान के आम लोगों को दोबारा गुमराह करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के सब लोग जानते हैं तिरंगा मतलब गांधी, तिरंगा मतलब आजादी की आंदोलन। आजादी के आंदोलन में बीजेपी पार्टी की क्या भूमिका रही, इतिहास इसका गवाह है। अधीर रंजन चौधरी हो या बर्क साहब हो या कोई और हो, आज इस पावन विषय को लेकर हम उन पे अटैक नहीं करेंगे, मगर हाथ जोड़कर कहेंगे जनता बिल्कुल सब जानती है। तभी तो 8 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कौन देश के लिए ठीक काम कर रहा है, कौन देश के लिए उचित है, कौन देश को आगे बढ़ा सकता है, इन सब विषयों को लेकर जनता जनार्दन जानती है। तिरंगे का क्या महत्व है, आज हम आर्ग्यूमेंट में क्यों पड़े? क्या कांग्रेस को लगता है कि वो अपने घर पे ऊपर, अपने अधीर रंजन चौधरी जी अपने घर के ऊपर, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या वो एक अपील कर देंगे तो कोई छोटे हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये बीजेपी का झंडा नहीं है। इससे पहले आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश हर घर तिरंगा अभियान के लिए जुड़ने के लिए उत्साहित है। मैंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदल दी है। मैं आपसे भी ऐसा करने की अपील करता हूं, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट की, देखिए जरा, उन्होंने डीपी बदल दी और उस पर प्रधानमंत्री ने तिरंगे की तस्वीर लगा दी। ये तो प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन कांग्रेस को इस पर भी सियासत सूझ रही। राहुल और प्रियंका ने देखिए क्या किया। राहुल गांधी ने तिरंगा तो लगाया, लेकिन नेहरू की तस्वीर के साथ। प्रियंका ने, वाड्रा ने तिरंगा तो लगाया, लेकिन नेहरू की तस्वीर के साथ। और यह कहते हुए कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किए कि हमने तो नेहरू की तस्वीर के साथ तिरंगा लगाया है, आप सावरकर और गोलवरकर के साथ तिरंगे की तस्वीर लगाइए। यानी यहां भी सिर्फ सियासत है, दूसरे को नीचा दिखाने की। जरा सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। केवल एक ही फैमिली के लोग तिरंगा पकड़ सकते हैं, ये भाव भी ठीक है। उन्होंने अपने नेता का फोटो लगाया, वो भी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, कोई बात नहीं। मगर केवल एक ही परिवार के लोग तिरंगे पकड़े, तिरंगा तो गरीब से गरीब व्यक्ति का भी है। परिवार तो शुरू से ही उनका पॉलिटिकल परिवार है। मुझे लगता है बाकियों को भी मौका राहुल गांधी को देना चाहिए। अगर उनके सारे कार्यकर्ता तिरंगा लेकर खड़े होकर अपना डीपी डाले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सबको मौका मिलेगा तिरंगे के साथ फोटो को आगे बढ़ाने का। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए कश्मीर में क्या हो रहा था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हुर्रियत का दफ्तर है, पहले वहां तिरंगा लगाया गया, तिरंगे के सम्मान के साथ तिरंगा लगाया गया हुर्रियत के दफ्तर के बाहर। गेट पर आप देख रहे हैं 2 झंडे लगाए गए। उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, तिरंगे से परेशानी इन्हें। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर तिरंगा हटा दिया गया वहां से। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, आइए, तो महबूबा मुफ्ती ने उसके बाद आपको बताऊं, जो खुद तिरंगा लगाया, उन्होंने जो कश्मीर का झंडा था उसे भी साथ में लगाया। तिरंगे के बारे में आपको बताता हूं, जो नहीं जानते बहुत से लोग, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन जो है वो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इस तिरंगे का डिजाइन वेंकैया ने 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों का अध्ययन किया था, 30 देशों के। 1921 में कांग्रेस के सम्मेलन में अपना यह डिजाइन पेश किया। तब झंडे में केवल लाल और हरा रंग था। महात्मा गांधी के कहने पर सफेद रंग की पट्टी भी इसमें जोड़ी गई। महात्मा गांधी के कहने पर झंडे के बीच में चरखे को भी शामिल किया गया। 1931 में कांग्रेस की बैठक में तिरंगे को लेकर प्रस्ताव आया और राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का इसे प्रस्ताव पास हुआ। 22 जुलाई 1947
को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिली 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में उसके बाद स्वीकार किया और तब से तिरंगा देश का राष्ट्रीय ध्वज है। झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया है। पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के, जिनका यह डिजाइन था, वो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के रहने वाले थे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।